Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is apiculture और beekeeping. आज के चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एपिकल्चर क्या है. Add a little bit introduction about this apiculture और beekeeping, और इसमें कितने टाइप्स ऑफ हनी बीज होती हैं, दैट इज कॉस्ट्स हनी बीज में, जैसे क्वीन है, ड्रोन है और वर्कर्स हैं. और हम इसमें लाइफ साइकिल जानने की कोशिश करेंगे कि हनी बी का जो ये लाइफ साइकिल है ये कैसा है, और स्पेशली हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी, स्पीसीज ऑफ हनी, और लास्ट में हम जानेंगे डिजीज़ एंड पेस्ट्स ऑफ बीज. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पे आएंगे. तो इंट्रोडक्शन में हम ये एपिकल्चर हम किससे कहते हैं. Basically, this apiculture, it is the modern scientific and commercial method of rearing, care and management of honeybees by humans for honey and other products. This is known as apiculture. Apiculture जो है इसमें हम साइंटिफिक मेथड, कमर्शियल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं हनी कलेक्ट करने के लिए, हनी बीज को रियर करने के लिए, उनका केयर और मैनेजमेंट करने के लिए. दिस इज़ नोन एज एपिकल्चर और बी कीपिंग. तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे भी एक डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन एपिकल्चर के रिलेटेड डिस्प्ले हो रही है. दैट इज़ एपिकल्चर इज़ साइंटिफिक रियरिंग of honeybees for commercial production of honey. एक तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी है, दूसरा अदर जो इसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वैक्स है जिसमें ये हनी पैक हो जाता है, पोलन है जो हनी बीज कलेक्ट करके लाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर से, और बी वेनम है जब बी सिटिंग करते हैं किसी को तो वो उनके पास एक ग्लैंड होता है, एक पॉइजन ग्लैंड होता है, और वो उसमें वेनम जमा होता है, वो पॉइजन जमा होता है, उसी को कहते हैं बी वेनम. उसकी कलेक्शन भी हम करते हैं, और रॉयल जेली जो एज फूड भी इस्तेमाल होता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड बी कीपिंग. एक तो इसको हम एपिकल्चर के नाम से जानते हैं, दूसरा है बी कीपिंग भी इसी को हम कहते हैं, जहाँ पर हम रियरिंग ऑफ बीज करते हैं. बी कीपर्स जो ये काम करते हैं उनको हम कहते हैं apiarist, and the place where bees are maintained is called apiary. Apiary and apiarist. Apiarists are those farmers which are concerned with this beekeeping, and the place where bees are maintained is known as apiary. अब ये जो bees हैं इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज दैट दीज बीज आर पॉलीमॉर्फिक. ये पॉलीमॉर्फिक क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिक, जैसे पॉली मीन्स, मॉर्फ मीन्स मनी, पॉली मीन्स मनी एंड मॉर्फ मीन्स शेप्स. जैसे हम देखते हैं जो भी बीज हैं इनकी साइज डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होता है, जैसे क्वीन में, ये ड्रोन में और वर्कर में, इनमें साइज, शेप और काम भी अलग अलग होते हैं. अब हम आते हैं, दे आर पॉलीमॉर्फिक. कॉलोनियल मीन्स दे लिव इन कॉलोनीज. तो बीज तो आपने देखी होंगी कि बीज जो हैं वो थाउजेंड्स में रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पर वो उनकी क्वीन जो है वो सब कंट्रोल करती है, कुछ काम करते हैं, जैसे ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, और इसमें ये क्वीन जो है वो ये हाइव में ही रहती है. तो दे आर पॉलीमॉर्फिक एंड कॉलोनियल. नंबर नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो सोशल इंसेक्ट्स, जो जिनको हम पालते हैं. दे आर नॉट वाइल्ड, दे आर सोशल इंसेक्ट्स. दे बिलोंग टू द ऑर्डर दैट इज हाइमेनॉप्टेरा. ये जो बीज हैं ये हाइमेनॉप्टेरा ऑर्डर में आते हैं, और यहाँ ऊपर हम इसको कोशिश करेंगे लिखने की, हाइमेनॉप्टेरा.
हाइमेनोप्टेरा वो ऑर्डर है जिसमें हम सोशल इंसेक्ट्स को डालते हैं। तो दे आर पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सोशल insects and they belong to order Hymenoptera. They form perennial colonies and show social organization with the division of labor. यहाँ पर एक तो इन बीज जो हैं अब कॉलोनीज में है, इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हम में होती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे क्वीन का अलग काम है, जो ड्रोन्स हैं उनका अलग काम है, जो वर्कर्स हैं उनका अलग काम है। जो भी काम है उसको डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स दे शो डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सोशल बीज। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स? जैसे मैंने कहा दे आर पॉलीमॉर्फिक, डिफरेंट शेप्स इनमें होती हैं। तो उसी बुनियाद पे इसमें कास्ट्स हम देखते हैं। जो बीज हैं इनमें 3 टाइप्स के हम देखते हैं, जैसे क्वीन है, ड्रोन्स हैं और वर्कर्स है। क्वीन तो सिंगल होती है, फिर ड्रोन्स और वर्कर्स में डिफरेंस क्या है अब हम डायग्राम के ज़रिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वीन पे। नंबर 1 जो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है या कि ये कास्ट्स हैं, दैट इज क्वीन। तो आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि क्वीन की जो ये शेप है, आप देखिए कि इसका साइज़ जो है ये सबसे बड़ा है। क्वीन यहाँ पे भी है, ये लेटरल व्यू में है और ये डॉर्सल व्यू में है। ये डॉर्सल व्यू है और ये लेटरल व्यू है क्वीन की। तो आप देखिए क्वीन जो है इसका जो साइज़ है सबसे बड़ा है। ये वर्कर से भी बड़ा है और ये ड्रोन से भी बड़ा है। अब देखते हैं क्वीन के बारे में। ये क्वीन क्या है? इट इज़ डिप्लॉयड fertile male. It is diploid. फर्टिलाइज्ड एग से ये बनती है। फर्टाइल मेल, फर्टाइल फीमेल, फर्टाइल फीमेल है और डिप्लॉयड है। यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज डिप्लॉयड। देयर इज यूजुअली 1 क्वीन इन हाइव। जो क्वीन है ये एक हाइव में एक ही क्वीन होती है। चांसेस होते हैं कि एक हाइव में ओनली 1 क्वीन, ज़्यादा नहीं होती हैं, क्वीन एक ही होती है एक हाइव में। और इट डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। जैसे मैंने कहा जब ये ड्रोन और क्वीन नॉप्शल फ्लाइट के लिए जाती हैं, वो हम आगे देखेंगे, तो फिर फर्टिलाइजेशन होती है इन आयर। वहाँ आयर में ही ये स्पर्म्स ये ड्रोन से जाके सुपरमथीका में जाते हैं, क्वीन में, क्वीन के सुपरमथीका में स्टोर रहते हैं। फिर उसी से जो एग फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, तो उससे ही ये क्वीन डेवलप हो जाती है। द लार्वा ऑफ क्वीन, जो लार्वा क्वीन का जिसे क्वीन डेवलप होती है, द लार्वा ऑफ क्वीन, लार्वल स्टेज अब होती है इसकी, तो इसको जो फीड किया जाता है दैट फूड इज नोन एज रॉयल जेली। तो जो क्वीन का लार्वा होता है सिर्फ ये रॉयल जेली पे डिपेंड होती है। इसका ग़िज़ा जो है, फूड जो है, दैट इज ओनली रॉयल जेली। बाकी क्या खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्वीन का याद रखिए, इसकी लार्वल स्टेज जो अब इसकी होती है, तो इसको फीड किया जाता है सिर्फ रॉयल जेली से, तब जाके ये क्वीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसकी जो क्वीन है, जो इसकी टोटल लाइफ है, दैट इज नियर अबाउट 2 to 5 years, 2 to 5 years। अब नंबर 2 पे आते हैं कि और कौन सी कास्ट है, दैट इज ड्रोन्स। ड्रोन की इमेज भी डिस्प्ले है। ड्रोन जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका काम ये क्या है, तो ड्रोन जो है इट इज स्मॉलर देन क्वीन बट लार्जर देन वर्कर बी। क्वीन से थोड़ा स्मॉल होता है, लेकिन जो वर्कर है इसे थोड़ा बड़ा होता है। तो ड्रोन का क्या काम होता है? ड्रोन का सिंपली ये काम होता है कि नॉप्शल फ्लाइट के दौरान ये क्वीन के साथ मैटिंग करने के बाद ये इसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है आफ्टर मैटिंग, आफ्टर नॉप्शल फ्लाइट। तो हम देखेंगे आगे भी। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि दे आर हैप्लॉइड। ड्रोन जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। फर्टाइल मेल्स फर्टाइल होते हैं और ये मेल होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं।
दे डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ये जो डेवलप हो जाते हैं ये ड्रोन्स, ये एग से डेवलप होते हैं, उस एग से जो फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो सिंगल या तो ये मेल ये उस एग से जनरेट होता है जिसके साथ स्पर्म जो फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है स्पर्म से। तो दे डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स पार्थिनोजेनेटिकली। देयर आर अबाउट 100 ड्रोन्स इन ए सिंगल बी हाइव। जैसे हमने कहा कि एक हाइव में क्वीन जो है ये एक ही होगी, लेकिन देयर आर नियर अबाउट 100 ड्रोन्स in a single beehive. They usually die after copulation. जैसे मैंने कहा copulation क्या होती है इसको हम आगे देखेंगे। तो after copulation they will die or they die. तो नंबर नेक्स्ट कॉस्ट जो इसमें है दैट इज वर्कर बीज। नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज वर्कर्स। तो इनका काम सबसे ज़्यादा होता है। तो जो भी पोलन कलेक्शन बाकी चीज़ें वो यही वर्कर बीज होती हैं और इनकी तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले है वर्कर बी, ये जो क्वीन से और ड्रोन से जिनका साइज़ जो है ये स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ड्रोन, एज़ कम्पेयर टू क्वीन। लेकिन आप देखिए इसकी बॉडी जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसका काम ही ऐसा है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है ड्रोन की इमेज जो क्वीन और ये वर्कर की इमेज जो क्वीन और ड्रोन से जिसका साइज़ कम होता है। दे आर डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि दे आर डिप्लॉयड वंस। स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल फीमेल का मतलब हो गया वो फीमेल जो एग्स नहीं दे पाती हैं, स्टेराइल। और क्या होते हैं फीमेल्स होते हैं। जो मैंने ड्रोन्स कहा दे आर ड्रोन्स होते हैं ये मेल्स, वो मेल्स होते हैं। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं ये स्टेराइल फीमेल होते हैं। दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ये फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं लेकिन स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज बट लार्जेस्ट इन नंबर इन हाइव। इनकी तादाद जो नंबर दीज वर्कर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। ड्रोन्स नियर अबाउट 100, क्वीन 1 और वर्कर्स जो होते हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स समटाइम्स। दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स। दे आर स्मॉलेस्ट बट लार्जेस्ट इन नंबर इन हाइव। दे आर ऑल्सो मोस्ट एक्टिव, बिजिएस्ट मेंबर्स ऑफ हाइव। ये याद रखिए कि ये मोस्ट एक्टिव होती हैं क्योंकि यही लाते हैं पोलन ज़्यादा। और बिजिएस्ट मतलब ये निकलते हैं हाइव से पोलन लाते हैं, हाइव पे आते हैं फिर जाते हैं फ्लावर्स के पास, वहाँ से पोलन लाते हैं। इनका काम ही यही है कि ये पोलन का जाना पोलन लाना। ये बिजी होते हैं और मोस्ट एक्टिव होती है। दे आर द बिजिएस्ट मेंबर्स एंड एक्टिव मेंबर्स ऑफ द बी हाइव। तो अब हम आते हैं लाइफ साइकिल पे, जो हनी बी का लाइफ साइकिल है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल पे आने से पहले हम आते हैं बी हाइव पे, क्योंकि आप देखिए जो ये बीज जो हाइव में होती हैं तो ये कहाँ पे रहती हैं। अब एक्चुअली ये सेगमेंट आप देख लीजिए, ये पोर्शन देख लीजिए कि ये जो बी हाइव होता है ये वैक्स का बना होता है और इस हाइव में न्यूमरस सेल्स होती हैं जो हेक्सागोनल शेप, जिनकी शेप हेक्सागोनल होती है ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी सेल्स होते हैं हर एक बी हाइव में जिसमें ये एग्स होते हैं और उन एग्स को फीड करते हैं यही वर्कर्स। तो ऐसे ये थोड़ा मैं बना रहा हूँ आपके लिए बी हाइव। तो इसमें एग होता है। जब इसमें एग होता है, ठीक है, डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट। हाँ, ये आप देख लीजिए जो क्वीन होती है उसका काम होता है टू ले एग्स। अब क्वीन ने इसी सेल में जो मैंने आपको दिखाई कि हेक्सागोनल सेल है, ये सेल है हेक्सागोनल, इसमें एग को ले किया। फिर वर्कर्स आते हैं, ये पोलन्स लाते हैं इस एग को फीड करने के लिए।
और फिर जब ये लार्वल स्टेज में आ जाता है, फिर लार्वा जब फीड हो जाता है इस पोलन पे, तो इसका साइज़ बढ़ जाता है, लार्वा का साइज़ बढ़ जाता है। लार्वा रीच फुल ग्रोथ, जब इसकी फुल ग्रोथ हो जाती है तो ये वर्कर्स जो होते हैं वो ये सेल को आगे से बंद करते हैं, कैप करते हैं इसको। फिर अंदर से ये लार्वा ये इट्स सिप्लिटिस कोकोन एंड बिकम्स पुपा। ये कोकोन से बाहर आता है, ये कैप को तोड़ता है, ये फिर ये से कोकोन से बाहर निकल के पुपा की शेप में आ जाता है। तो फिर बाद में ये पुपा कैप को तोड़ के ये सेल से बाहर आ जाता है एज ए एडल्ट बी लार्वा, एज एडल्ट बी। तो ये है लाइफ साइकिल। एक और यहाँ पे दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ डेज, कितने डेज के बाद कौन सी स्टेज आ जाती है। जस्ट यहाँ पर आ जाइए कि हनी बी का जो लाइफ साइकिल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वीन बाय लेइंग एग्स इन द सेल, जो हेक्सागोनल की मैंने बताई आपको। तो एग आ गया यहाँ पे सेल में, तो एग से लार्वा 6 डेज तक लार्वा बन जाता है। फिर लार्वा को फीड करते हैं यही वर्कर बीज। फिर लार्वा जब फुल साइज़ का बन जाता है आफ्टर 10 डेज, फिर 14th डे पे लार्वा जो है वो पुपा की स्टेज में आ जाता है बाहर। फिर पुपा जब और कुछ दिन हो जाते हैं, आफ्टर 18 डेज इट जो कैप लग जाती है इस पे सेल पे, तो वो उससे बाहर निकल के एडल्ट हनी बी की सूरत में बाहर आ जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल। फर्स्ट क्वीन लेज एग्स ग्रो by feeding on pollens by the help and hatching by the help of worker bees. वर्कर बी जब एग इसका फुल साइज आ जाता है आफ्टर 10 डेज इट बिकम्स पुपा एंड पुपा फीड्स फर्दर। जब पुपा इससे बाहर आने की कोशिश करता है तो वो कोकोन को तोड़ता है, कोकोन ये वाइट कलर का कोकोन को सेपरेट करता है, इसे बाहर आ जाता है और फिर बाद में वो सेल से भी बाहर आ जाता है कि उसकी कैप को तोड़ता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। तो लाइफ साइकिल जो है अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आज के मौसम में मार्च अप्रैल में ये बीज अपने कभी किसी या तो ये हाइव को ही छोड़ दिए या बी हाइव से कुछ बीज क्वीन और कुछ ड्रोन्स भाग जाते हैं, वो किसी और जगह बैठते हैं। जैसे आपकी इमेज पे ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि ये दिस इज नोन एज स्वार्मिंग। जब इनकी तादाद बढ़ जाती है बी हाइव में, वहाँ से ओल्ड क्वीन निकलती है, कुछ अपने वर्कर्स को लेके कुछ ड्रोन्स को लेके वो दूसरी जगह पे जाते हैं। तो दिस इज़ नोन एज स्वार्मिंग। ये कुछ और इमेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ स्वार्मिंग की। वो कभी छत पे बैठते हैं, कभी पेड़ों पर बैठते हैं, कभी किसी रॉक में क्रैक में जहाँ पर उन्हें जगह मिले तो वहाँ बैठते हैं। दिस इज नोन एज स्वार्मिंग। स्वार्मिंग में बीज की तादाद बढ़ने के बाद ओल्ड क्वीन विद सम वर्कर्स एंड विद ड्रोन्स वो वहाँ से जाते हैं कहीं और अपना ये बी हाइव नया बनाते हैं या कहीं और पे बैठते हैं। दिस इज नोन एज स्वार्मिंग। यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज नोन एज नॉफ्शल और मैरिज फ्लाइट। तो स्वार्मिंग के दौरान ये नॉफ्शल फ्लाइट क्या है, डिटेल में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब नंबर ऑफ बीज एक हाइव में बढ़ जाता है तब कभी या तो ओल्ड क्वीन या तो न्यू या तो 7 डेज न्यू वर्जिन क्वीन जो है वो अपने ये बी हाइव से निकलती है, कुछ वर्कर्स को लेके कुछ ड्रोन्स को लेके, और फिर हवा में उड़ जाते हैं। इस दौरान वो न्यू वर्जिन क्वीन जो है 7 डेज ओल्ड वर्जिन क्वीन जो है ये मैटिंग करती है ड्रोन्स के साथ। तो उसे क्या हो जाता है कि ये जो 7 डेज ओल्ड वर्जिन क्वीन है ये ड्रोन के साथ मैटिंग करती है, जिसको हम कहते हैं नॉफ्शल और मैरिज फ्लाइट। इसमें होता क्या है, ओनली वन ड्रोन मेट्स विद क्वीन। एक ड्रोन जो है ये क्वीन के साथ मैटिंग करता है। होता क्या है इसमें कि जो स्पर्म्स होते हैं ड्रोन के वो स्टोर हो जाते हैं स्पर्मथीका में, जो इनमें एक स्ट्रक्चर होता है क्वीन्स में, वहाँ पर ये स्पर्म्स स्टोर रहते हैं। फिर मैटिंग टेक्स प्लेस फ्लाइंग एंड आफ्टर मैटिंग ड्रोन डाइज।
मैटिंग के बाद ही जो ड्रोन क्वीन के साथ मैटिंग करता है वो मर जाता है। क्वीन रिटर्न टू द हाइव, या तो क्वीन अपनी जो नई उसने हाइव बनाई है वहाँ पे आ जाती है वापस। द क्वीन हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम हर स्पर्मथीका और स्पर्म स्टोर। क्वीन में ये आप इमेज पे देख लीजिएगी कि वहाँ पे एक कैविटी होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सुपरमथीका कहते हैं, जिसमें सुपर्म स्टोर रहते हैं। फिर क्वीन में एबिलिटी होती है कि जब वो एग लेज करती है तो उसके वहाँ से सुपर्म्स को भी रिलीज कर सकती है। शी हैज़ द कंट्रोल ओवर दिस सुपरमथीका और सुपर्म स्टोर। दिस इज द स्टेप्स विच आर ऑकरिंग इन द लाइफ साइकिल or the development of the honeybees. During nuptial flight, queen receives all the sperms she requires for its lifetime at once during this nuptial flight and stores them in spermatheca. अब ये क्वीन जो स्टोर करती है इन स्पर्म्स को, ये उसको लाइफ टाइम के लिए स्टोर रहती है वहीं, और शी हैज़ द कंट्रोल ओवर द स्पर्मथीका टू रिलीज द स्पर्म्स। अब जो बनते हैं नए नए, चाहे कोई ये क्वीन है, ड्रोन है, वर्कर है, वो कैसे बनते हैं। अब हम आते हैं, क्वीन कैन ले बोथ फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। सिंपली अगर स्पर्म रिलीज हो गया तो फर्टिलाइज्ड एग, अगर स्पर्म रिलीज नहीं हो गया शी कैन ले अनफर्टिलाइज्ड एग्स। सो वी कैन से जो क्वीन है शी कैन ले बोथ टाइप्स ऑफ एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स भी और अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी, depends on the release of these sperms from spermatheca. Fertilized eggs form females. जो fertilized eggs होते हैं उससे females बन जाते हैं, यानी कि क्वीन और वर्कर्स। यहाँ से क्वीन भी बनती है और वर्कर भी बनते हैं। जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, अब यहाँ से क्या बनते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स से हमें मेल्स ये जैसे ये ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन होता है ये मेल होता है, तो यहाँ से हमें मेल्स मिलते हैं। आई विल रिपीट दैट क्वीन लेज टू टाइप्स ऑफ एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइज्ड एग्स से हमें फीमेल्स मिलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग से हमें फीमेल्स मिलते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग से वहाँ से हमें मेल्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रोन्स। और यहाँ पर फीमेल्स होते हैं, क्वीन भी फीमेल होती है और वर्कर भी फीमेल होता है। द एग्स दैट टेक अबाउट 3 to 4 days टू हैच। जो एग्स होते हैं इनको 3 to 4 days लगते हैं हैच होने में। टाइनी लार्वा और ग्रब जिसको हम बोलते हैं कम्स आउट ऑफ द एग विच फर्स्ट फीड्स ऑन रॉयल जेली। जो भी टाइनी लार्वा जो भी होते हैं ये सबसे पहले रॉयल जेली पे फीड होते हैं, लेकिन आफ्टर सम डेज दे फीड ऑन other things, but the larva which will turn into queen that feeds only on royal jelly। जो लार्वा क्वीन में ट्रांसफ़र हो जाता है या जिससे क्वीन बनेगी वो सिर्फ रॉयल जेली पे फीड होता है, बाकी जो होते हैं वो बी ब्रेड पे भी फीड होते हैं। द लार्वा मोल्ड सेवरल टाइम्स। लार्वा जो होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेल में कैसा होता है वो पूपा, बाकी तो वो मोल्डिंग होती है उसमें सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स पूपा। फिर फ्रॉम विच एडल्ट्स इमर्ज आफ्टर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, तो एडल्ट्स उसमें से इमर्ज हो जाते हैं अबाउट 16 और 21 एंड समटाइम 24 days आर रिक्वायर्ड टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन्स। क्वीन के लिए 16 days, अब हम देखते हैं क्वीन के लिए 16 days ज़रूरत होते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए 21 days, वर्कर्स के लिए 21 days, और जो ड्रोन्स होते हैं उनके लिए 24 days होते हैं ये टू इमर्ज इनटू कंप्लीट क्वीन, कंप्लीट वर्कर, कंप्लीट ड्रोन। एक लार्वा को क्वीन बनने के लिए 16 days लगते हैं, वर्कर को 20 days और ड्रोन को 24 days।
अब हम आते हैं अबाउट सम स्पीसीज ऑफ हॉनी बीज। हॉनी बीज की तो बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन जो कॉमन स्पीसीज, कॉमनली नोन स्पीसीज हैं, दैट इज एपिस डोर्स्टा, रॉक जायंट हॉनी बी। इट इज द लार्जेस्ट बी एंड yields maximum honey about 25 kg per comb. However, it cannot be domesticated. तो एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट इज एपिस इंडिका, जिसको हम इंडियन ओरिएंटल बी के नाम से जानते हैं। जो इंडियन ओरिएंटल बी है, इट इज स्मॉलर देन डोर्स्टा। इट लीड्स लेस हॉनी, नियर अबाउट 3 to 4 kg पर हाइव। अब एपिस डोर्स्टा में ये है कि दे कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, दे आर इन वाइल्ड एंड दे कैन यील्ड मच हनी, दैट इज 25 kg per hive. But Apis indica, it is it can be domesticated and it yields just 3 to 4 kg per comb. Next is Apis florea. Apis florea, that is, it is also known as little bee. It is very small, docile in nature and can be domesticated. Next is Apis mellifera. It is also known as European or Italian bee. It yields good quality and quantity of honey and is best species from commercial point of view. Due to their docile nature, they are easily domesticated. तो यहाँ पर अब याद रखिए, एपिस जो एपिस डोर्स्टा है, ये डोमेस्टिकेशन इसकी नहीं हो सकती है, लेकिन दे कैन यील्ड 5 kg पर कॉम। और एपिस इंडिका जो है, ये हम इनको डोमेस्टिकेशन तो इनकी होती है, और ये 3 to 4 kg देती हैं पर कॉम। दीज आर सम स्पीसीज ऑफ हॉनी बीज। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एपिकल्चर। एपिकल्चर में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की क्या है? सबसे पहला जो इसकी प्रोडक्शन है, दैट इज़ हनी। हनी को आप देख लीजिए, इट इज़ एन एरोमेटिक विस्कस स्वीट सिरप हैविंग मोनोसैकेराइड्स सच एज, इसमें कंपोजिशन देख लीजिए आप, फ्रैक्टोस है, ग्लूकोज है, डाइसैकेराइड्स है, सच एज सक्रोस, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोस है, वाटर है। इसमें एसिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी, मिनरल्स भी होते हैं, और कुछ एंजाइम्स और विटामिन भी होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एक्ट एज लैक्सेटिव, सिडेटिव एंड एंटीसेप्टिक। इट बिल्ड्स अप hemoglobin of blood and also use it as blood purifier. It can be used against cold, cough, fever, indigestion, allergies, etc. It is antimicrobial, antiviral and antifungal. तो देख लीजिए कि आप जो हॉनी है, इसकी कंपोजिशन देख लीजिए, फिर इसकी देखिए कि इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। कि हॉनी जो हम देखते हैं कि लैक्सेटिव है, सिडेटिव और एंटीसेप्टिक, कहीं पे जख्म, बर्नस, तो उसके लिए भी काम आता है। अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसमें भी काम आता है। हमारे ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है, जो जिसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, तो हीमोग्लोबिन भी इससे बढ़ जाता है और ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। कफ में, कोल्ड में हम हनी को प्रेफर करते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हनी एंड दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी। इसमें कुछ और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं हनी के अलावा, जैसे मैंने कहा कि वैक्स है, इसमें पोलन है, ये विनम है, बी विनम है। तो नंबर नेक्स्ट, बी वैक्स जो होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये कहाँ से हमें हासिल होता है? एक्चुअली इट इज़ ए सिक्रीशन ऑफ वर्कर बीज। जो वर्कर बीज होते हैं, तो उनमें वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो वर्कर बीज में होते हैं, तो यही हाइपोडर्मल जो ग्लैंड्स होते हैं, इसी से हमें ये वैक्स मिल जाता है। तो इस वैक्स को कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर बीज। और इट इज़ यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक्स में ये इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक्स में इसको हम इस्तेमाल करते हैं कुछ क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, पेंट्स में। पेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, कुछ ऑयल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, और एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं। ये पॉलिशेस में भी कभी कभी, और कैंडल्स में भी पॉलिशेस।
और कभी कभी ओकेजनली के कैंडल्स में भी इस्तेमाल होता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो वैक्स है, बी वैक्स है, इट इज़ आल्सो ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एपिकल्चर में, जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं वर्कर बीज में, वहीं से हमें ये वैक्स मिल जाता है। और ये वैक्स जो है ये हम कुछ क्रीम्स में, कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में, पॉलिशेस में, और कभी कभी हम इसको कैंडल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो इसमें प्रोडक्ट है एपिकल्चर में जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ प्रोपोलिस। ये जो प्रोपोलिस है इसको इसकी प्रॉपर्टी जो है दैट इज इट कैन बी एक्टेड एज एंटीसेप्टिक, antibiotic. It's also used in lip balms, also in some tonics. ये है प्रोपोलिस का काम। अब ये जो रॉयल जेली है बेसिकली इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हनी एंड पोलन्स। रॉयल जेली जो है इसका काम है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, improve appetite, and it also prevents the aging of skin. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एपिकल्चर इज़ बी विनम। तो बी विनम को जानने से पहले हम आते हैं अबाउट दिस सिटिंग apparatus ऑफ दीज हनी बीज। तो आपकी स्क्रीन पर जैसे डिस्प्ले हो रहा है कि जो हनी बी है उसके ये एब्डोमेन पोर्शन के लास्ट एंड पे एक ये होता है, इसको कहते हैं सिटिंग apparatus। इसको हम कहते हैं सिटिंग apparatus, सिटिंगर, और ये पॉइजन सैक और पॉइजन ग्लैंड। इसमें पॉइजन जमा रहता है। जब इसको कुछ डिस्टर्बेंस फील होती है तो ये फिर ये पॉइजन इंजेक्ट करता है थ्रू दिस सिटिंगर apparatus। तो इसका अब इस वेनम की या इस पॉइजन की क्या अहमियत है। जो बी वेनम है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिटिंग। जैसे सिटिंग किसी को किया तो उसी वहीं से हम बी वेनम कलेक्ट करते हैं या इसी पॉइजन सैक से हम कलेक्ट करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो जोड़ों का दर्द होता है, बोन्स का, जॉइंट्स का कुछ डिजीज़ है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बोलते हैं। इसमें हम इसी बी वेनम का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो स्नेक जब बाइट करता है किसी को तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बी वेनम का। स्नेक बाइट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम बी वेनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट है इस बी कीपिंग का। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। आप देखिए कि जो पॉलिनेशन कश्मीर में पर्टिकुलरली यहाँ पर जो अब है ट्रेंड है कि एप्पल प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ हो रही है, एप्पल ट्रीज हम लगा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि जो ये पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स में, पोलन एक फ्लावर से आके दूसरे फ्लावर में आ जाता है, तब जाके फ्रूट सेट होता है। तो पॉलिनेशन में ये हनी बीज बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो हनी बीज कश्मीर में तो मोस्टली एप्पल में हम देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जहाँ जो ये पॉलिनेशन होती है ये होती है विद द हेल्प ऑफ दिस हनी बीज। जस्ट लाइक सनफ्लावर्स होते हैं, ब्रेसिका है, एप्पल है, पेयर है, आलमंड है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और जो फ्रूट वाले प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है, तो उनमें पॉलिनेशन के लिए हमें इनकी ज़रूरत तो लगती ही है। तो ये पॉलिनेशन मदद करते हैं, इसीलिए हम इनको पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो इट इज़ ओनली pollinating insect controlled by man and increases crop yield as well as yield of honey when kept near orchards। आप देखिए दोनों तरह से हमें फ़ायदा है। एक तो ये फ्रूट सेट में भी मदद करता है, ये क्रॉप यील्ड इंक्रीज करता है। दूसरी साइड से हम देखते हैं कि ये हमारी इससे जो प्रोडक्शन होती है हनी की प्रोडक्शन वो भी बढ़ जाती है। आपकी स्क्रीन पर जैसे डिस्प्ले ये हनी बी की इमेज हो रही है, आप देखिए जो इसकी लेग है यहाँ पे देखिए, इसके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर जिसमें पोलन कलेक्शन होती है, जिसमें पोलन की कलेक्शन होती है। इसको कहते हैं पोलन सैक। तो हनी बी माइल्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद पोलन कलेक्ट करती है फ्रॉम मिलियंस ऑफ फ्लावर्स
with the help of his four legs and this hair like structures on this thoracic बाकी। तो फिर ये पोलन आके यहाँ पे इस सैक में जमा होता है, जो फिर आके ये हाइव में लाते हैं फीड करने के लिए। जो लार्वल स्टेज होती हैं या बागी स्टेज होती हैं, उनको ये फीडिंग के लिए ज़रूरत आती है। ये पॉलिनेशन का, ये पॉलिनेशन जो है, दिस इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉलिनेशन, कि इससे क्रॉप सेट भी इंक्रीज़ होता है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ होता है। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ हनी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब आते हैं हम डिजीज़ एंड पेस्ट्स ऑफ बीज। सम कॉमन डिजीज़ एंड पेस्ट्स दैट अफेक्ट बीज आर, number 1 is Nosema disease. Nosema disease, it is caused by protozoan Nosema apis. It is caused by a protozoan known as Nosema apis. It attacks stomach and is transmitted through food and water. Nosema apis जो है, ये एक प्रोटोजोआ है जो नोसिमा डिजीज़ इनमें ये बीज में काज करती है, और ये स्टोमक को डैमेज करता है, और ये जो ट्रांसमिट होती है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर हो जाती है। नंबर 2 जो है, दैट इज़ एक्ने डिजीज़। इट इज़ कॉज्ड बाय माइट एकरैपिस वुडी। एकरैपिस वुडी जो माइट है, इससे एक्ने डिजीज़ इन हनी बीज में होती है। इससे क्या होता है, इट एंटर्स ट्रैकिया एंड कॉजेज डैमेज। ट्रैकिया पता है हमें कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इन इंसेक्ट्स, जिससे ये इंसेक्ट्स, पर्टिकुलर मैं बीज की बात कर रहा हूँ, तो जिससे ये सांस लेते हैं। जो ये जो माइट है, ये इसी ट्रैकिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे इसमें डैमेज हो जाते हैं इन बीज में। नंबर 4 तो वी कैन सी दैट इज़ अमेरिकन फाउल डिजीज़। अमेरिकन फाउल डिजीज़, इट इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस स्पीसीज़ एंड अफेक्ट्स लार्वा। ये लार्वा को डैमेज करता है। जो अमेरिकन फाउल डिजीज़ है, बैसिलस स्पीसीज से होता है, और ये लार्वल स्टेज ऑफ हनी बीज को डैमेज करता है। नंबर 4 पे आते हैं कुछ पेस्ट्स होते हैं जो डैमेज करते हैं, और कुछ एनिमीज़ हैं इन हनी बीज के जो इनको डैमेज करते हैं। नंबर 1 अगर हम देखेंगे पेस्ट्स एंड एनिमीज़ में, दीज आर वैक्स मॉथ्स। कुछ ऐसी मॉथ्स हैं या वैस्प्स होते हैं या ब्लैक एंट्स होते हैं, जो बी ईटर्स कुछ होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स होते हैं, एंड किंग क्रो, ये कुछ इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और मैन अगर हम देखें, मैन इज़ लास्ट बट वर्स्ट एनिमी ऑफ हनी बीज। मैन जो है, ये इसको सिर्फ शहद चाहिए, बाकी हनी बी का हेल्थ जो है वो नहीं। वो जब जो वाइल्ड में जहाँ पर भी ये हनी बीज का हाइव होता है, वो पूरा हाइव को डिस्ट्रॉय करते हैं, हनी निकालते हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं छोड़ते। तो मैन जो है, इट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ दिस हनी बीज। तो ये थे कुछ चीज़ें, डिजीज़ ऑफ हनी बीज और पेस्ट्स जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक